जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की आप लोगों की बहुत शीघ्र ही शुरू होने वाली है। फरवरी में 18 फरवरी से डेट कंफर्म हो चुका है और उस परीक्षा के क्रम में कक्षा 12 की इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश मॉडल पेपर हम लोग आज 17वां पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 16 मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप समस्त क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं, आप जितना मॉडल पेपर कराया जा रहा है अगर आप कर ले रहे हैं तो फिर आपको बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में आपका यहीं से आएगा। एक ज़रूरी सूचना और कि अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। होता है जिसमें पहला सेक्शन रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में
एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है, व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया। तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी, दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया। तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है। तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं, इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, और लेटर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है
राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। किसी भी एक विषय वस्तु पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मतलब कि जो आधुनिक समय है इसमें पुनर्रचना का अर्थ क्या है। इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर। क्या भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है, श्रेष्ठ शक्ति है। या फिर वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण पर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल संरक्षण वाले पर, वाटर कंजर्वेशन पर, यानी जल संरक्षण वाले का हम लोग देखेंगे। वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। मतलब पानी हमारे ग्रह का जीवित रक्त है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज इसेंशियल। और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण है। फॉर इंश्योरिंग ये सस्टेनेबल फ्यूचर, एक अस्थाई भविष्य बनाए रखने के लिए। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रोज। जैसा कि जो वैश्विक जनसंख्या है निरंतर बढ़ती है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग। तो पानी की मांग भी बढ़ती है। यानी जब विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की मांग भी बढ़ रही है। पुटिंग ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन प्रीसियस रिसोर्सेज। मतलब जो बहुमूल्य संसाधन हैं उन पर एक महत्वपूर्ण तनाव उत्पन्न करते हुए, दबाव उत्पन्न करते हुए बढ़ रहा है। इंडिया विद इट्स वास्ट पॉपुलेशन। भारत अपने विशाल जनसंख्या के साथ एंड डाइवर्स ज्योग्राफी और विविध भौगोलिक संरचना के साथ फेसेस सिग्निफिकेंट वाटर चैलेंजेस। बहुत ही महत्वपूर्ण जल की चुनौतियों को सामना करता है। इंक्लूडिंग सेवर ड्रॉट, जैसे कि कठोर सूखा को सम्मिलित करते हुए, वाटर स्कैर्सिटी मतलब जल का अभाव महसूस करते हुए, एंड पॉल्यूशन और प्रदूषण को महसूस करते हुए। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व ऑफ वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण का, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इसको बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब छोड़ा नहीं जा सकता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पानी मनुष्य के जीवित रहने के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, इंडस्ट्री कारखाने के लिए, एंड इकोसिस्टम्स और पारितंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउएवर जैसा कि द ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज मतलब जो अति यूज है या व्यर्थ है, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन मतलब कि अत्यधिक उपयोग या शोषण और पानी के संसाधनों का अनुचित रूप से प्रयोग हैव लेड टू सेवर वाटर स्कैर्सिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। देश के विविध हिस्सों में जल की बहुत ही अत्यधिक एक कठोर दुर्लभता को पहुंचा दिया है। दिस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। ये एक महत्वपूर्ण आपूर्ति है, क्या कह सकते हैं, तत्व है फॉर फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण की अस्तित्व के लिए। अब देखते हैं काज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी का अभाव का कारण क्या है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ पुट ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज। मतलब जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसने पानी के संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण दबाव बना दिया है। ओवर एक्सट्रैक्शन अत्यधिक यूज यानी कह सकते हैं शोषण। ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट ए रेट फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। मतलब जो भूमिगत जल है उसका शोषण या उसका दोहन उतनी
उसके अवशोषण से अधिक तीव्र गति से किया जा रहा है। मतलब भूमि में जल उतनी तेजी से पहुंच नहीं रहा है जितनी तेजी से उसका मतलब दोहन किया जा रहा है। इनएफिशिएंट यूज, व्यर्थ उपयोग। वाटर इज बीइंग वेस्टेड, पानी बेकार किया जा रहा है। ड्यू टू इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, मतलब प्रभावहीन सिंचाई व्यवस्था के कारण। एंड लीकी पाइप्स, और जो पाइप का लीक हो रहा है, जगह जगह देखते हैं कि ये जो टंकी वाले पानी हैं इनका भी जगह जगह पाइप लीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जल की बर्बादी हो रही है। और क्या बताया, क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन। चेंज इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स एंड इंक्रीज्ड इवापोरेशन, मतलब जो जल का वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन होता है। ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर्स, अधिक गर्म तापमान के कारण। आर अल्टरिंग द वाटर साइकिल, या जलचक्र परिवर्तन होने के कारण। अगला क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, मतलब जो जल अभाव का प्रभाव है वो क्या होगा, तो फूड सिक्योरिटी, मतलब भोजन की सुरक्षा। वाटर स्कैर्सिटी कैन लीड टू क्रॉप फेलियर्स, जो जल का अभाव है ये फसलों की असफलता को बढ़ा सकता है। एंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कृषि की उत्पादकता को कम कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। वाटर स्कैर्सिटी कैन इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जल का अभाव औद्योगिक उत्पादन को भी कम कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय उपलब्धता। वाटर स्कैर्सिटी कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, पानी का अभाव यानी जल का अभाव डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, मतलब कि पर्यावरण के बर्बादी की ओर हमें ले जा सकता है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता में क्षति पहुंचा सकता है। अच्छा भैया, तो ये तुमने प्रभाव देखा, उपयोग देखा, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे, मतलब जल अभाव की समाधान। वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी का संरक्षण करो। इम्प्लीमेंटिंग वाटर सेविंग मेजर्स, मतलब एक जल बचत करने की पैमाना बनाओ। सच एज फिक्सिंग लीकी टैप्स, जैसे कि मतलब उसमें सुधार करो, जैसे कि जो टोटियां हैं जिनसे हमेशा पानी गिरता रहता है उनको सही लगाओ। एंड यूजिंग लो फ्लो शॉवर हेड्स, और जो फव्वारा लगा करके स्नान करते हैं उस पर धीमे फव्वारे वाले उपकरण लगाओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का पानी संग्रहण करना। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल यूज़, मतलब जो आपके बर्तन में उपयोग नहीं होते, अर्थात पीने खाने को छोड़ करके अलग उपयोगों के लिए आप क्या करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें और संग्रह कर लें, जैसे सिंचाई वगैरह में काम दे सकता है। इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, प्रभावशाली सिंचाई व्यवस्था। इम्प्लीमेंटिंग ड्रिप इरिगेशन, मतलब जो ड्रिप वाली सिंचाई व्यवस्था है उसको लगाओ। एंड अदर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, और अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई की व्यवस्था को बरकरार करो। वाटर रिसाइकलिंग, मतलब जल का पुनर्चक्रण। ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वाटर, वेस्ट वाटर, जो बर्बाद हो रहा पानी है उसको सुधारो और उसमें फिर क्या हो, पुनः उसका सही से प्रयोग किया जाए। फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज़, जो नॉन पोर्टेबल पर्पज़ हैं, यानी जो बर्तन से नहीं आ रहे हैं, अर्थात पीने के लिए, खाने के लिए, इनको छोड़ करके बाकी पानी को पुनः यूज करने के लिए रखो। अब क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि बाई एडॉप्टिंग दीज सॉल्यूशंस, इन समाधानों को स्वीकार करके वी कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, हम जल के अभाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। एंड इंश्योर ये सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, और आने वाली पीढ़ियों के लिए
एक उचित, एक अस्थाई हम लोग उन्हें भरोसा दे सकते हैं। इट इज़ टाइम फॉर कलेक्टिव एक्शन, ये एक संग्रहात्मक कार्य का समय है। टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने का। एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स फ्यूचर, और अपने ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने का एक समय है। एवरी ड्रॉप काउंट्स, प्रत्येक बूंदें गिनी हुई हैं। एंड एवरी एफर्ट मैटर्स, और हमारा प्रत्येक प्रयास इसमें प्रभावशाली होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों निबंध यानी एस्से वाटर कंजर्वेशन पर। और आप लोगों ने अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। कह रहे हैं सपोज यू आर अमित, मान लो आप अमित हैं। एंड व्हाइल प्लेइंग यू, और जब आप खेल रहे हैं, यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, जब आप खेल रहे थे या खेलते हुए आपने अपने मित्र विकास को के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया। नाउ अब राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू हिम, अब उससे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए। एज्योरिंग, उसे भरोसा दिलाते हुए, दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। खेल खेल में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मान लो आप अमित हैं और आपने खेलते हुए अपने मित्र विकास को गाली दे दिया है, तो अब उसे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए कि आप दोबारा, और उसे भरोसा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अथवा क्या करना है बच्चों, अथवा करना ये है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी, उनसे पुस्तकालय व्यवस्था में मतलब प्रदान करने का निवेदन करते हुए लिखिए। एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, जैसा कि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, जब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, बीएचडी इंटर कॉलेज धानीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे कि भैया किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार की निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर यानी श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द कॉन्सर्न्स, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। रिगार्डिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन आवर कॉलेज, हमारे पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का व्यवस्था है उसके ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। व्हाइल द लाइब्रेरी इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, जबकि पुस्तकालय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़, इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें सुविधाएं हैं, आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है या उनको उनकी आशाओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, द लाइब्रेरी फेसेस सेवरल इश्यूज, पुस्तकालय में कई कमियां हैं। इंक्लूडिंग इनडिक्वेट सीटिंग कैपेसिटी, जैसे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बैठने की क्षमता की व्यवस्था इसमें है। लिमिटेड बुक एबिलिटी, मतलब किताबों की सीमित उपलब्धता है। आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स, बहुत पुराने अध्ययन सामग्री हैं। एंड लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज, और पर्याप्त या उचित डिजिटल संसाधनों की कमी है। मोरओवर, इससे भी अधिक, द लाइब्रेरीज वर्किंग आवर्स, जो लाइब्रेरी का पुस्तकालय का जो काम करने का समय है, एंड बोरोइंग पॉलिसीज़, और किताबें ले जाने की जो नीतियां हैं, कुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये अधिक छात्रों को मित्रवत हो सकती हैं। टू इम्प्रूव द लाइब्रेरीज फंक्शनलिटी,
मतलब पुस्तकालय के कार्यों को सुधार करने के लिए एंड मेक इट ये मोर इफ़ेक्टिव रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए इसे एक अधिक प्रभावशाली संसाधन बनाने के लिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं टू कंसीडर द फॉलोइंग सजेशंस, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा निवेदन किया गया है इसमें। इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठने की क्षमता को बढ़ाइए, एंड एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर्स, और पुस्तकालय के घंटों का समय विस्तृत कीजिए। अपडेट द बुक कलेक्शन, किताबों के संग्रह को और अपडेट कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू मोर जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और अधिक पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लीमेंट ये यूज़र फ्रेंडली ब्रोइंग सिस्टम, मतलब किताबों का जो ले जाने की व्यवस्था है उसमें एक अधिक मित्रवत सुझाव की व्यवस्था कीजिए। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता को प्रदान कीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद में क्या कह रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि विद योर सपोर्ट, आपकी सहायता से द लाइब्रेरी कैन बिकम ये वाइब्रेंट लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो पुस्तकालय है ये छात्रों के लिए एक सीखने का केंद्र बन सकता है। आई वुड एप्रिसिएट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर की प्रशंसा करूंगा टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर विथ यू, आपके साथ इस मामले पर बाद में बातचीत करने के विषय पर मैं प्रशंसा करूंगा। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको धन्यवाद। डेट डाल देंगे जिस दिन परीक्षा होगा, हालांकि मैंने आज का डेट डाला है 7/10/2025। इसके बाद में क्या करना है, योर ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी XXX, यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12th कर देना है, और इसके मॉडल पेपर में होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन C, यानी ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। इनकरेक्टिबल कहेंगे, या इनकरेक्टेबल कहेंगे, या इनकरेक्टेड कहेंगे, या इनकरेजिबल कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन, मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं C नंबर। तो C नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा, फूलिश होगा, यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है। ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, ऑलवेज में, या स्पीक में,
या फिर ए में या ट्रुथ में। ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होना चाहिए। तो यही आपका गलत है और यही सही भी है। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। 5 नंबर क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किसी भी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू टुडे, मैं आज तुम्हारा मदद करूँगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव सेंटेंस में है, तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। फिर आई फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग होगा ही से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आई के साथ सेल था, ही के साथ विल होगा तो वुड हो जाएगा। हेल्प रह जाएगा। यू सेकंड पर्सन का चेंजिंग होगा मी से, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है। और टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, तो दूसरा नंबर कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर मिक्स वाला है, दो है, एक गुड मॉर्निंग जो है ये आपका क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और हाउ आर यू ये क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखिए पहला आपका क्या है, तो ऑप्टेटिव है, तो इसमें विश का प्रयोग करेंगे, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में फिर देखिए फिर से तो पूछा है, तो ही और फर्दर मतलब इसके बाद आस्क्ड हिम, उससे पूछा हाउ ही वाज, कि वह कैसा था। ही फर्दर आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। अब इसके बाद में देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए किसी भी वाक्य को, किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कह रहा है ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था। इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको बनाना किस में है, तो एक सिंपल सेंटेंस में। तो भैया ही वॉज टू टायर्ड टू रन, मतलब वह दौड़ने के लिए बहुत अधिक थका हुआ था। अब इसके बाद में दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर कह रहा है द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दिया गया था। द थीफ वाज फाइंड, चोर को अर्थदंड भी लगाया गया था। इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, इसको किस में बनाना है, तो एक संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड, मतलब देखिए दोनों साथ साथ हुआ ना, मतलब सजा भी दिया गया और अर्थदंड भी लगाया गया। तो न केवल चोर को सजा दिया गया, बट आल्सो ही वाज पनिश्ड, बल्कि उसे अर्थदंड भी दिया गया। इस प्रकार से आपका बी नंबर वाला भी कंप्लीट होता है और शुरू होता है सी नंबर। सी नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे, रूपांतरित करेंगे। कह रहा है नैनीताल इज़ नॉट सो हॉट एज आगरा, नैनीताल उतना अधिक गर्म नहीं है जितना कि आगरा। करना क्या है, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला होता है, सबसे पहले अंतिम शब्द को लाइए, तो भैया ये हो गया। उसके बाद वर्ब लिखिए, तो आगरा इज हो गया। अगर नाट है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा, तो नाट है तो हट गया। अब एडजेक्टिव का मूल कंपैरेटिव रूप तो क्या हो जाएगा, हाटर हो जाएगा। दैन लगा करके पहला शब्द यानी कि नैनीताल, तो क्या हो गया, आगरा इज हाटर देन नैनीताल। इसके बाद में इसमें दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो दूसरा नंबर कह रहा है दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखिए दियर ग्लोरी। और देखिए अगर ये निगेटिव में है तो इसका आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, यानी नेवर को ईवर में कर दीजिए और फेड कर दीजिए। कैन दियर ग्लोरी ईवर फेड, क्या उनका शान कभी मुरझा सकता है, अर्थात कभी नहीं। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक वाक्य को सही कीजिए। कह रहे हैं डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर, मतलब मृत्यु अपमान से अधिक अच्छी है। तो बच्चों जहाँ यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। तो डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर, मतलब जो मृत्यु है वो अपमान से अधिक अच्छी है। यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, दैन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल गो विथ हिम, तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर
कंडीशनल में अगर दूसरा आपका फ्यूचर में है, यानी इफ़ वाला आपका जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तब आपका दूसरा वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। हालांकि यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट में है लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है, तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर देना है। इफ़ ही कम्स आई शैल गो विथ हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। इसके बाद में ई नंबर पर क्या कह रहा है, तो ई नंबर कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, किसी भी एक शब्द के जोड़े का प्रयोग कीजिए इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट, मतलब उनके मीनिंग में स्पष्ट अर्थ बताते हुए किसी एक का आप क्या करेंगे, किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। अब देखो यहाँ पर पहला क्या है, तो एम्पायर और दूसरा है अंपायर। पहले एम्पायर का अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र और दूसरे अंपायर का अर्थ होता है निर्णायक। तो क्या कहा, द रोमन एम्पायर वाज ए वास्ट एंड पावरफुल स्टेट दैट एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, मतलब रोमन शासन एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जो शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। और अंपायर में इन टेनिस, मतलब टेनिस में द अंपायर हैज़ द फाइनल से इन डिस्प्यूट, मतलब झगड़े में अंपायर के पास अंतिम कथन कहने का, अंतिम निर्णय कहने का अधिकार होता है। ओवर लाइन कॉल, जब लाइन पर कोई ऐसा निर्णय होता है। अब देखते हैं चेक और चेक क्या है। चेक और चेक, पहले चेक का मतलब होता है जांच करना और दूसरे चेक का मतलब होता है बैंक भुगतान वाला चेक। तो क्या कहा, ही चेक्ड द आंसर, उसने उत्तर की जांच की। और यहाँ क्या, आई फाउंड ए चेक, मुझे एक चेक प्राप्त हुआ या मैंने एक चेक पाया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, किसी भी एक पैसेज, मतलब नीचे दिए गए पैसेज का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्या कह रहा है, चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, टी वाज, मतलब चाय था, फर्स्ट माने सबसे पहले, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित किया गया, इन चाइना मतलब चीन में, चीन में सबसे, मतलब चाय का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था, मतलब द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। फिर है प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, मतलब इनिशियली यानी प्रारंभ में। इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर, बल्कि लेकिन बाद में, इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज, ये सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद में है यह यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है, मतलब नाउ इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी अब यह अधिकतर कहाँ, तो भारत और श्रीलंका में होता है। उसके बाद में क्या कहे, अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। नाउ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। एक कप ऑफ टी आफ्टर हार्ड वर्क। सेक्शन सी अर्थात ग्रामर वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट ट्रैप, मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस चूहेदान पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ड एज ए रेट ट्रैप, चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट द वर्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में, एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल
टू इंटिस एंड एक्सप्लोइट द वीक, मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमज़ोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमिल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। एंड दैट इट वाज दियर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वॉज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर पर कह रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है, तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर दियर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए। एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पस, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा वाले में कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया, जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया। तो भैया द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव। पैनिक मतलब घबराहट। एंड डिस्पेयर और निराशा। जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर, घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया। एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था। मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए। एंड वल्नरेबल, और दयनीय बनाते हुए। विद ए सेंस ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, जब वो अपने नियंत्रण। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी एक का आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। 2 दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब कांच के फैक्ट्री में कांच की चूड़ियों का जो निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करो, उनके जीवन का वर्णन करो। तो चलिए वर्णन करते हैं और देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो चूड़ी उद्योग कारखाना में कार्य करने वाले लोगों का जीवन इज मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल। मतलब कठिनाइयाँ और संघर्ष से चिन्हित किया गया है। सविता, ये यंग वुमेन, मतलब सविता एक छोटी महिला, एक युवा महिला, वर्क्स टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए कार्य करती है। हर हैंड्स स्टेन्ड विद बर्न्स एंड स्केयर्स। उसके हाथ जलने से और दागों से खुरदुरे हैं। फ्रॉम हैंडलिंग हॉट ग्लास, गर्म कांच की चूड़ियों को पकड़ने की वजह से सख्त हो गए हैं। सी टॉयल्स इन ए स्मॉल डिंगी रूम। वह एक छोटे से बदबूदार कमरे में परिश्रम करती है, कार्य करती है। हर आईज स्ट्रेन्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट डिजाइंस। उस दुर्लभ डिज़ाइन यानी तौर तरीकों पर कार्य करने की वजह से उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। द वर्क इज लेबर इंटेंसिव। मतलब ये कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। एंड द पे इज मीजर। और भुगतान बहुत थोड़ा सा है। भुगतान बहुत थोड़ा सा है और वर्क बहुत अधिक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी सविता कंटिन्यूज टू वर्क। सविता कार्य करना जारी रखती है। ड्राइवन बाय द नीड टू सपोर्ट हर फैमिली। अपने परिवार की मदद करने की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वो कार्य कर रही है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट ऑफ मेनी इन द इंडस्ट्री। उसकी कहानी इस उद्योग में बहुत से लोगों के फंसे होने के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ड्रगरी। जो गरीबी और अभाव के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। अथवा, अब देखिए बी में से है, बी क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है बच्चों कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। और उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द इन्वाइटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। अब राजकुमार शुक्ला कौन है। ए लोकल फार्मर, मतलब एक स्थानीय किसान। हु अप्रोच्ड हिम एट द लखनऊ कांग्रेस, जो लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में उन्हें मिला था। शुक्ला अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण। शुक्ला ने गांधी से चंपारण आने के लिए निवेदन किया। एंड एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। और जो नील के किसान हैं उनकी स्थितियों से संबोधित किया। एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज अधिकारियों से यानी अंग्रेज जमींदारों से बहुत अधिक परेशान थे। गांधी अराइव्ड इन चंपारण इन अप्रैल 1917। गांधी चंपारण में अप्रैल 1917 में पहुंचे। एंड बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स, और किसानों को संगठन बनाने लगे। लिसनिंग टू दियर ग्रीवेंसेज, उनके दुखों को सुनते हुए। एंड प्रमोटिंग नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और अहिंसा के आंदोलन को विकसित करते हुए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों। ही कलेक्टेड टेस्टिमोनीज, उन्होंने चरित्र यानी गुणों को इकट्ठा किया। मेट विद प्लांटर्स एंड ऑफिशियल्स, जमींदारों और अधिकारियों से मिले। एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन,
और सौभाग्यवश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया, लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम, जो इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग फार्मर्स लिव्स, और किसानों की रहन सहन को सुधार करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था? सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना? तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन, की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं, एंड फेडिंग, और मुरझाई हुई हैं, मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है? तो भैया आंसर में देखते हैं, द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवियत्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था? तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवियत्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए, एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग, कहते हुए, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे को जल्द ही देखूंगी, या अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी, ऐसा कहते हुए उसने उस भाव को बनाए रखा। 10 कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है, या फिर माई मदर एट 66 है, या आंट जेनिफर्स टाइगर्स है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ किसी भी 3 पोएम का याद कर लीजिए, इसीलिए मैं हर उसमें एक पोएम का करवा दिया करता हूँ। क्या है? कीपिंग क्वाइट का हम लोग देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पाब्लो नेरूडाज पोएम कीपिंग क्वाइट इज, मतलब पाब्लो नेरूडा के कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय भाव है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मबोध का महत्व। साइलेंस मतलब शांति का महत्व, एंड स्टिलनेस इन ये केओटिक वर्ल्ड, और इस शोर शराबा युक्त संसार में गंभीरता के महत्व को बताना है। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ये मूवमेंट ऑफ कलेक्टिव क्वाइट्यूड, मतलब कवि एक क्षण के लिए पूरे शांति को इकट्ठा करने के लिए कहता है। वेयर
पीपुल कैन पॉज, जहाँ लोग रुक सकते हैं, रिफ्लेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब अपने आत्मबोध को कर सकते हैं, एंड कनेक्ट विद दियर इनर सेल्फ्स, और अपने अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। दिस साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, ये शांति केवल शोर की समाप्ति नहीं है, बट ये कैटालिस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, बल्कि आत्म जागरूकता की एक उत्प्रेरक है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी, मतलब समझ और एकता की जरूरत है। नेरूडा सुझाव देते हैं दैट बाय कीपिंग क्वाइट, की शांत रह करके वी कैन मोमेंटरली हाल्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, हम जो विनाशकारी क्रियाकलाप हैं उनको रोक सकते हैं। फॉस्टर एम्पैथी मतलब जो रिक्तता है उसको पूरा कर सकते हैं। एंड रीडिस्कवर और शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और अपनी बटी हुई मानवता को पुनः खोज सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है? हु वाज हैना, हैना कौन थी? और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली? हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, ए जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे? तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मीजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउइंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है?
व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे, हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले, एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है। स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना। ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया,
मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना, परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन, ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता, इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है, एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आप दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।